तो मैंने हमेशा यही बात करता हूँ कि जो आइडियाज़ है वो आइडियाज़ को पढ़ना और समझना क्यों ज़रूरी है। मैं हमेशा इस पर मेरी क्लास में फोकस करता हूँ। क्यों करता हूँ बताओगे आप? मैं आइडियाज़ को, जैसे हम अभी हमारा जो सब्जेक्ट है थॉट्स इन इंडियन हिस्ट्री, यानी कि आइडियाज़ है, थॉट्स का मतलब विचार है। मैं हमेशा विचार को क्यों महत्व देता हूँ और उसको क्यों जानने की कोशिश करता हूँ। जैसे फ्रांसीसी क्रांति की बात करता हूँ, कभी मैं रूसी क्रांति की बात करता हूँ, कभी हम अम्बेडकर के आइडियाज़ की बात करते हैं, कभी चाणक्य की जो आइडियाज़ को बात करते हैं। तो हमारे पास लिमिटेड कुछ राइटर्स हैं, उनके आइडियाज़ को हम पढ़ रहे हैं। इसका ये हो सकता है कि हम ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, हम अतीत की जानकारी के लिए भी पढ़ सकते हैं कि अभी की जो हमारा अभी का जो वर्ल्ड है, मतलब अभी का जो देश है पहले कैसा था, अब कैसा है, मतलब चेंजेस क्या आए हैं, ये सब जानने के लिए, समाज को समझने के लिए भी हम ये कर सकते हैं। हाँ, आइडियाज़ को जानने के लिए। समाज और वहाँ आर्थिक क्या, मतलब उस टाइम अर्थव्यवस्था कैसी थी, उस टाइम क्या रूल्स एंड रेगुलेशन थे, अब क्या है, अब क्या चेंज कर सकते हैं, क्या क्या हम अपना सकते हैं, इसलिए ठीक है, ठीक है। अभी तक मैंने दो टॉपिक आपको पढ़ाए हैं। कौन कौन से? एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र और दूसरा कामिंदी का नीति सार। तो ये दो आइडिया ऐसे हमको करीब 6 आइडिया को पढ़ना, 6 राइटर को पढ़ना है। तो इन आइडिया को पढ़ करके, इन विचारकों को पढ़ करके हमारे दिमाग में फ्रेमिंग डेवलप होगी। उसमें कुछ आइडिया अच्छे भी होंगे, कुछ गलत भी होंगे। 6 आइडिया को पढ़ने के बाद आपका दिमाग एक ऑर्डर देगा कि कौन सा आइडिया अलग है, किसने क्या बोला, किसने क्या कहा। कल हमने दोनों में कंपैरिजन भी किया था। किस किस में? नीति सार में। तो वहाँ से कंक्लूजन के तौर पे हमारे माइंड में डिफरेंस भी पता चल गया। तो ये पता चल गया कि हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कौन सा आइडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपने आप को एनालाइज करेंगे, कोई किसी को फोर्स नहीं करेगा। हम किसी को यहाँ पर फोर्स नहीं करते हैं। हम दुनिया के कोई भी आइडिया पढ़ते हैं। हम फ्रांसीसी के आइडियाज़ को भी पढ़ेंगे, फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई। हम रूसी क्रांति भी पढ़ते हैं, इतिहास में तो पढ़ाया जाएगा ना सबको। इसका मतलब ये कि आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ को डाला जाता है पढ़ाने के द्वारा, और जिससे कि आपकी क्रिटिकल माइंड डेवलप होता है। क्रिटिकल माइंड डेवलप होता है। क्रिटिकल माइंड कभी तब डेवलप होगा ना जब क्रिटिकल का मतलब होता है तुलनात्मक, या आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि इसके आइडिया में ये अच्छा। हमने कल क्या किया, कुछ क्रिटिसाइज करे थे। क्रिटिसिज्म तभी आ सकता है जब आपके पास कुछ कंपैरिजन के लिए नए डिफरेंट आइडिया भी हों, तभी आप तुलना करेंगे। तो उसमें कुछ आइडिया को आप कहेंगे कि ये आइडिया थोड़ा ठीक नहीं है, इनका ये आइडिया ज़्यादा अच्छा है, तो उसमें आप क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमको आइडिया को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मेरा अब दूसरा क्वेश्चन है कि मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ एक अम्बेडकर के ऊपर, तो उस अम्बेडकर के ऊपर देने के पीछे मेरा एक पर्पज है। जैसे असाइनमेंट तो बहुत सारे और भी दे सकता हूँ, चाणक्य पे भी मैंने असाइनमेंट दिया, लेकिन अम्बेडकर पर मेरा देने का पर्पज क्या है? क्या लगता है आपको, मैं क्यों देना चाहता हूँ? संविधान के बारे में पढ़े हैं। और क्या लगता है? वही मैं सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या कारण है कि मैं उस पर असाइनमेंट देने के लिए उत्सुक हूँ और असाइनमेंट उस पर देना चाहता हूँ? बताइए। नहीं, एक्चुअली मैं क्या करना चाहता हूँ कि आप उस आइडिया को पढ़ेंगे। एक मॉडर्न आइडिया है। क्या है? चाणक्य का आइडिया पुराना है, नीति सार का आइडिया भी पुराना है, और गांधी जी का भी आइडिया है, लेटेस्ट मॉडर्न आइडिया है लगभग। लेकिन अम्बेडकर का और भी मॉडर्न, थोड़ा सा अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो आइडिया तो दोनों के मॉडर्न है, गांधी जी का आइडिया मॉडर्न है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भारतीय समाज की सामाजिक संरचना है उसको समझने और जानने बूझने के लिए अम्बेडकर के आइडिया को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तभी आप, जैसे आप महिला हैं तो आपको राइट्स, अधिकार, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। वीमेन एम्पावरमेंट के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया? कुछ किया है ना? महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया है बताइए? हाँ, और क्या दिया? क्या किया अम्बेडकर ने महिलाओं के उत्थान के लिए? जैसे और जो दबे कुचले वर्ग थे, जो शेड्यूल्ड कास्ट जिसको बोलते हैं, जो निचली जाति बोलते हैं, उनके लिए तो कुछ किया है, वो भी दिखता है सबको। कहीं ना कहीं कमज़ोर वर्ग की जो लोग हैं उनके लिए तो किया ही है। महिलाओं के लिए भी कुछ किया है ना उन्होंने? क्या किया है? संविधान तो सबके लिए लिखा है, आप एक के लिए थोड़ी ना लिखा है। हाँ, महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया,
है ना, महिलाओं के लिए और अलग प्रकार से उनको इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटी दिया। उनका जो अंबेडकर का जो आइडिया है ना, वो मॉडर्न आइडिया है। वो क्या करता है, इक्वालिटी की बात करता है। क्या करता है, समानता की, महिला और पुरुष को बराबर एजुकेशन देना चाहता है, बराबर नौकरी में भी बराबर सैलरी मिलेगी, स्टेटस सम्मान भी दोनों को बराबर होगा, मतलब कोई डिफ्रेंशिएट कानून के दायरे में नहीं आता है, समान अवसर आपको मिलेंगे। और अगर आप कहीं पिछड़े भी हैं तो आपके लिए स्पेशल महिला आयोग बना दिया। बनाया नहीं बनाया, ये किसके आइडिया से बना है, अम्बेडकर के। कहीं ना कहीं संवैधानिक आइडिया है, उसी आइडिया की महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं अब थोड़ा आगे बढ़ेंगी कैसे, उनको हर जगह रोका जा रहा है, हर जगह पावर नहीं है ना, उनको पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, सामाजिक स्ट्रक्चर ऐसा है, तो उनको आगे प्रमोट करने के लिए क्या करना, कोई कमीशन बनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है, एक आइडिया के द्वारा ही ये सब काम संभव हो पाते हैं। तो आपको क्या, इस असाइनमेंट को पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपके जो उनके आइडिया है ना, उसको डिटेल में पढ़ने का मौका मिलेगा। यही मतलब है आइडिया। मैं असाइनमेंट तो किसी पे भी दे सकता हूँ, मेरा तो कोई भी टॉपिक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्पेशली आप महिलाएं हैं तो एक सामाजिक आज मॉडर्न आइडिया उसको पढ़ करके आप डिटेल में पढ़ेंगे और उसको आंसर बनाएंगे तो आपका अच्छा रहेगा, मॉडर्न आइडिया के बारे में समझ में आएगा। ये है, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होगा। अब हम जो है अगला टॉपिक लेते हैं, कलहण। क्या ना, कलहण एवं उसकी इतिहास लेखन, राजतरंगिणी, उस पर हम थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक हमारा क्या है, कलहण, राजतरंगिणी। कल्याण का राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। अब राजतरंगिणी क्या है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। कल्याण ने राजतरंगिणी कब लिखी और इसका उद्देश्य क्या था। पढ़ा इसको, जो मैंने कंटेंट दिया, किसी ने पढ़ा इसके बारे में? हाँ पढ़े, बताइए क्या पढ़ा आपने। मैंने बोला भी था, स्पेशली खड़ा होकर बोलना है। राजतरंगिणी का मतलब शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। इसमें राजाओं का इतिहास के बारे में बताया जाता है। स्पेशली इसमें कश्मीर के जो राजा थे ना, सबसे पहले वहाँ कौन सा राजवंश आया, कश्मीर का पहला नाम क्या था, इन सब के बारे में बताया गया है। और इसे कलहण ने लिखा है 1148 से 85 ईस्वी में लिखा था। वैसे इन्हें 4 लोगों ने मिलकर लिखा गया, लेकिन हमें इसे फिलहाल अभी कलहण की पढ़नी है। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। इसमें 5000 श्लोक है और लगभग 8000 श्लोक है इसमें, और 8 पुस्तकों में डिवाइड किया गया है। चलो, इसने पढ़ा है ना कहीं, देखो इसने पढ़ा है तो बोला है, कुछ तो माइंड में क्लियर हुआ। और किसने पढ़ा? पूरा आर्टिकल जो था पूरा पढ़ा कि थोड़ा बहुत उसमें पढ़ा? पढ़ करके समझ में आया। तो इसको एक्चुअली कल्याण के जो राजतरंगिणी जो बुक है ना, इस बुक को हम पहली ऐतिहासिक बुक भी मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? पहली ऐतिहासिक बुक मानते हैं। क्यों मानते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? इसमें बहुत सारे साक्ष्य हैं, तो देखिए ऐतिहासिक बुक किसी को भी मानने के लिए बहुत सारे साक्ष्य को देने की कोशिश किया है। हाँ, साक्ष्य को कोशिश, और कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे तो वहाँ की सारी जानकारी भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ मैंने यहाँ से लिया है। और वो राजाओं के, जो कश्मीर के राजा रहे हैं, उन राजाओं को क्रमबद्ध तरीके से एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करते हैं। उनके अच्छे कैरेक्टर और बुरे कैरेक्टर दोनों पर उनकी जो क्रिटिसिज्म भी करते हैं और उनकी प्रशंसा भी करते हैं। तो जहाँ क्रिटिसिज्म और प्रशंसा हो गए, इसका मतलब क्या हो गया? आप न्यूट्रल हो गए, तटस्थ हो गए। इतिहास लिखने का पहला नियम क्या होता है कि आप तटस्थ रहेंगे। कोई भी व्यक्ति है, अच्छा है तो आप अच्छा बोलेंगे, बुरा है तो बुरा है। अगर कोई दुष्ट राजा है तो कोई भी आदमी उस टाइम का कवि या राइटर उसकी बुराई को छुपा नहीं सकता। अगर आपने छुपा लिया तो आप क्या नहीं है? इतिहासकार नहीं है। समझ गया? इतिहासकार के लक्षण होते हैं कि आपको तटस्थ रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या माना गया? पहली ऐतिहासिक बुक के रूप में इसको दर्जा मिला है। अब इसको आगे हम पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहासकारों में कल्याण का नाम सर्वोपरि है, जिसमें राजतरंगिणी के नाम से कश्मीर का इतिहास लिखा।
समकालीन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर विद्वानों ने कल्याण के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। इसके अनुसार कल्याण एक कश्मीरी ब्राह्मण था। कौन था कल्याण? कश्मीरी ब्राह्मण था तथा भार्गव गोत्र से बिलोंग करता है। वो भार्गव जो है, ब्राह्मण में भार्गव गोत्र होता है ना, एक कुल होता है, की शाखा से संबंध था। कल्याण चंपक कनपका का पुत्र था। एक उनके पिताजी का नाम क्या था? चंपक था। उनके बेटे हैं और चंपक जो थे वो कहीं ना कहीं उस टाइम के जो हर्ष नाम के राजा थे, उनके राज्य में मंत्री पद पर आसीन थे। ठीक है, तो हर्ष का जो टाइम पीरियड है वो लगभग है 1089 ईस्वी। ये राजा हर्ष के टाइम पर उनके पिताजी क्या थे? मंत्री पद पर आसीन थे। ठीक है, और उनका शासन कब तक चला था? 1101 ईस्वी तक चला उनका जो है, 1101 ईस्वी तक। और जैसे ही उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद में वो पद खाली रहा। जो उनके राजा की मृत्यु हुई उसके बाद वहाँ से उसके बाद उनके बेटे जो है कल्याण को ये पद नहीं मिला। ठीक है, आगे कल्याण को एक इतिहासकार के रूप में प्रतिष्ठित होने का श्रेय उनके प्रसिद्ध ग्रंथ राजतरंगिणी को जाता है। ये क्यों जाता है? क्या कारण है? राजतरंगिणी को एक ऐतिहासिक ग्रंथ, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में क्यों माना जाता है? अभी मैंने कुछ बोला था, क्या साक्ष्य है? उन्होंने उस टाइम के बहुत सारे जो भी अवेलेबल ग्रंथ थे, किताबें थी और शिलालेख थे, जो भी मतलब राजाओं के कॉइन्स वगैरह रहे होंगे, उन सब का इस्तेमाल करते हुए अपनी बातों को उन्होंने लिखने की कोशिश किया। इसको लिखने में करीबन को 2 साल लग गया था, जो आपने भी बोला भी। ठीक है, ठीक है, ये बात होगी क्लियर। राजतरंगिणी का अर्थ है रिवर ऑफ किंग्स। यह एक लंबा वर्णनात्मक ग्रंथ है। वर्णनात्मक का मतलब क्या होता है? किसी बात को बहुत ही अच्छे से समझाना या बताना कि वो कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई और वहाँ पे क्या क्या घटना घटी, ये वर्णनात्मक होता है। क्लियर बोला? तो और कुछ एक्सप्लेन कर पाएगा कोई? वर्णनात्मक का मतलब कम है। किसी चीज का डिटेल में वर्णन करना, ये सही बोला। आपका नाम क्या है? नंदिनी। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो जिसमें 8000 संस्कृत छंद हैं, 8000 संस्कृत छंद है इसके अंदर, जो 8 सर्गों में बटे हुए हैं। 8 सर्ग का मतलब क्या होता है? चैप्टर बोलेंगे उसको, चैप्टर। प्रत्येक सर्ग की कृति में तरंग की संज्ञा दी गई है। प्रत्येक चैप्टर की प्रत्येक सर्ग को कवि ने तरंग की संज्ञा दी है। मतलब समझ में आ रहा है? प्रत्येक सर्ग मतलब चैप्टर को एक तरंग के रूप में बोला है, उसको तरंग बोला है, लहर बोला है। तरंग का मतलब लहर हो गया। कल्याण ने इस ग्रंथ की रचना 1448 ईस्वी में आरंभ की थी तथा 2 वर्षों में इसे पूरा लिख लिया गया। 2 वर्षों में इस किताब को पूरा कंप्लीट कर लिया गया। इसमें कश्मीर के राजाओं और काल्पनिक समय 1184 ईस्वी से ग्रंथ की रचना समय 1148 से 49 ईस्वी तक का सिलसिलेवार इतिहास है। संस्कृत भाषा की कृतियों में राजतरंगिणी का एकमात्र ऐतिहासिक ग्रंथ माना जा सकता है तथा कश्मीर को भारत के ऐसे एकमात्र क्षेत्र के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है जिसकी इतिहास लेखन की परंपरा रही है और ये राजतरंगिणी के रूप में है। वार्डर ने इसे भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कहा है। वार्डर एक राइटर है, उन्होंने क्या बोला इसको?
सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कहा है। इससे पहले के और भी ग्रंथ थे हमारे, उनको ऐतिहासिक ग्रंथ क्यों नहीं कहा गया? जैसे कल भी हमने क्वेश्चन किया था, कौन सी हमारी जो बुक थी ना कल जो हम पढ़ रहे थे, नीतिशार, उसको ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में क्यों नहीं माना जाता और इसको क्यों माना जाता? पहली पुस्तक के रूप में क्यों फेमस है? हाँ, और जो अदर बुक्स है उसमें ऑल ओवर एज अ सोसाइटी और राजा का क्या वो स्टेट क्राफ्ट वगैरह होते हैं वो बताया गया है, बट इसमें कश्मीर का इतिहास हाँ, कश्मीर का इतिहास के बारे में, और उसने कई जो उसके पहले के राजा और उसके कंटेम्प्रेरी जितने भी राजा रहे हैं उसके जीवन काल के बारे में पूरा एक स्टोरी जैसे इतिहास लिखते हैं ना, उसी के तरीके से उन्होंने साक्ष्य को लेने की कोशिश किया है। लेकिन और दूसरी पहले की बुकों को क्यों नहीं माना जाता? हाँ, ठीक, हाँ, वो एक एक्चुअली में स्टेट क्राफ्ट के बारे में है। क्या है? वो एक कानून और नीति की बात करता है, और नीति की बात करना वो एक अलग है, उसमें एक अलग पर्टिकुलर चैप्टर पॉलिटिकल चीज़ों के रूप में उसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में उसका इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, जिसकी प्रतिष्ठित किया जा सकता है, जिसकी इतिहास लेखन की परंपरा रही है, ये राजतरंगी के रूप में है। बॉर्डर ने इसे भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध इतिहास कहा है। ये कश्मीर का इतिहास है जिसमें प्रत्येक राजवंशों का वर्णन है। इस ग्रंथ का प्रमाणिक अनुवाद R.L. स्टील ने किया है। 8000 संस्कृत छंदों तथा 8 तरंगों के युक्त इस ग्रंथ को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में, भागों मतलब जैसे हमारा जो अभी 8 चैप्टर थे, उसी आप चैप्टर को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसी बुक को एक अलग अलग तरीके से बांट देते हैं। ठीक है, चैप्टर में बांट दिया तो किसी ने भाग में बांट दिया, तो इसको किसी ने दूसरे ने इसको 3 भाग में बांट दिया। प्रथम भाग में 1 से 3 तरंग, मतलब पहले जो अध्याय है, मतलब जो पहला 3 भाग है, इसके 3 भाग में से 1 से लेकर के 3 जो चैप्टर है ना, इसके सर्ग मतलब 3 चैप्टर जो है, इन चैप्टर को उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, पहले भाग में। ठीक है, और जिसमें कल्याण ने सामाजिक परंपराओं के आलोक में अतीत की घटनाओं का उल्लेख किया है। 1 से लेकर के 3 जो सर्ग हैं उसमें क्या सामाजिक और सामाजिक परंपराओं का आलोक किया। सामाजिक परंपराएं क्या होती हैं? चलो बताइए, सामाजिक परंपराएं किसे कहते हैं? सामाजिक परंपराएं कौन बताएगा? सामाजिक परंपराएं बताइए। सामाजिक परंपराएं मतलब जो हमारे समाज के रीति रिवाज है, जो ट्रेडिशंस है, उनको बोलते हैं, जो शुरू से चले आ रहे हैं। हाँ, शुरू से चले आ रहे हैं, मतलब पुरानी जो हमारी परंपराएं कहाँ से चलती हैं? एक विचार के द्वारा चलती हैं। क्या हमारा पुराना विचार होता है, उसी को हम जी रहे होते हैं, उसी के हिसाब से हमारी जीवन एक कल्चर चल रहा होता है। परंपरा मतलब जीने का अंदाज चल रहा होता है, तो एक परंपरा बन जाती है जो एक पुराने विचार से कंटिन्यूटी उसी को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 1 से लेकर के 3 सर्ग में क्या किया है? इन्हीं परंपराओं के ऊपर चर्चा है। ठीक है, उन्होंने चर्चा किया इसके बारे में। हाँ, सामाजिक परंपराओं अतीत की घटना है। सामाजिक परंपराएं और अतीत की घटना है, अतीत में जो कुछ भी हुआ होगा उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया है। इनमें कश्मीर का 7वीं शताब्दी का इतिहास है। कश्मीर का जो 7वीं शताब्दी के टाइम का इतिहास रहा होगा, उस अतीत को उन्होंने एक्सप्लेन किया है इसके अंदर, 1 से लेकर के 3 भाग में। ठीक है, द्वितीय भाग में 4 से लेकर के 6 तरंगों को रखा जा सकता है। द्वितीय भाग के अंदर इसको 4 से 6 तक, 4 से 6 तक टोटल 8 है ना इसमें सर्ग, तो 4 से लेकर के 3 तो उसमें शामिल हो गया, ये चौथा और 5वां 6ठा इसमें हो जाए, 3 इसमें आ जाएंगे।
जिनमें कारकोटा तथा उत्पल राजवंशों का इतिहास है। द्वितीय भाग में उन्होंने क्या किया है, कारकोटा तथा उत्पल राजवंशों का इतिहास है। इस कारकोटा और उत्पल जो वंश है, राजवंश है, उनके बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। समझ आए बात? इसके लेखन में कल्याण ने अपने पूर्ववर्ती इतिहासकारों तथा समकालीन इतिहासकारों के स्रोतों से सामग्री का उपयोग किया है। अब जो चौथे से लेकर के छठा जो आपका सर्ग है ना, चैप्टर जो है, उसमें उन्होंने कारकोटा तथा उत्पल राजवंशों के बारे में डिस्क्राइब करने की कोशिश किया है। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने किस चीज का सहारा लिया है? कोई भी हम इतिहास लिखेंगे तो क्या चीज का सहारा लेना पड़ेगा? एविडेंसेस। तो उसके समकालीन जितने भी इतिहासकार रहे होंगे या कोई अवेलेबल सोर्सेस रहे होंगे, उनका इस्तेमाल करते हुए कश्मीर के राजाओं का वर्णन इसमें उन्होंने किया है। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर? भाग 2 क्लियर हो गया आपका। अब तृतीय भाग में उन्होंने किया है 7वें एवं 8वें अर्थात अंतिम तरंगों को रखा गया है। 7वीं और 8वीं जो तरंग है, तरंग का मतलब इसको हम चैप्टर कहेंगे, सर्ग कहेंगे उसको। 7वीं और 8वीं सर्ग को इनमें शामिल किया है। और 7वें और 8वीं सर्ग में उन्होंने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है? यह राजतरंगिणी का सबसे लंबा तथा विस्तृत भाग है, जिसमें 12वीं शताब्दी का विवरण है। अब देखो, दोनों को ध्यान रखना है। तीन भाग है इसके, डिवाइड किया, तीनों को हम चर्चा करेंगे। पहले भाग में कौन कौन सा चैप्टर लिया गया है? पहले से तीसरा। और दूसरे भाग में चौथे से छठा। तो पहले भाग में क्या डिस्कस किया गया? परंपराओं, सामाजिक परंपराओं को डिस्कस किया गया। दूसरे भाग में पल्लव राजवंश और कारकोटा, है ना, कारकोटा राजवंश रहा है। 2 राजवंशों या एक आध और भी रहे होंगे, उन राजवंशों के बारे में उन्होंने इस भाग में चर्चा किया। ये तो 2 एक्शन के लिए लिया, बाकी और भी होंगे इसके अंदर जो भी अवेलेबल होंगे। और तीसरे में 12वीं शताब्दी के विषय के बारे में बताएं, 12वीं शताब्दी के बारे में विवरण दिया। तीसरे में आपने तीसरे में 7वीं और 8वीं सर्ग लहरें जो भी। हाँ, ये राजतरंगिणी का सबसे लंबा विस्तृत, सबसे लंबा भाग है। तीसरा वाला जो भाग है सबसे लंबा भाग है, जिसमें 12वीं शताब्दी का विवरण है। इसके अंतर्गत कश्मीर के 2 लोहार राजवंशों का इतिहास वर्णित है। 2 लोहार एक राजवंश था, उनके राजवंश के बारे में पूरा लंबा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में दिया गया है। ये जो 12वीं शताब्दी के आसपास का टाइम पीरियड है। हाँ, लोहार वंश, लोहार है सही, आई थिंक लोहार राजवंश ऐसे लिखिए, लोहार राजवंश। जिसके लेखन में कल्याण ने अपने व्यक्तिगत ज्ञान एवं प्रत्यक्ष दर्शन से संग्रहित साक्ष्यों का आधार बनाया है तथा कतिपय तथ्यों तथा उनकी स्रोतों से संग्रहित तथ्यों का पूर्ण किया है। इसका मतलब इसमें उन्होंने क्या इस्तेमाल किया और उनमें उसने क्या इस्तेमाल किया? 3 भाग थे ना, तीनों। पहले भाग में उन्होंने किन चीज़ों, साक्ष्यों का इस्तेमाल किया, दूसरे भाग में उन्होंने किन साक्ष्यों का इस्तेमाल किया। डिफरेंस समझ में आ रहा है? पहले भाग में क्या था, याद हो जाएगा आपको अभी। उनके बारे में चर्चा किया, उनके लिए स्रोत क्या इस्तेमाल किया उन्होंने। अतीत के कौन से स्रोत थे, वही बताइए। हाँ, घटना, उन घटित घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया पहले भाग में। दूसरे भाग में राजवंशों के इतिहास को जानने की कोशिश किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। और तीसरे भाग में
हाँ, लोहार राजवंश के बारे में ज़्यादा और सबसे बड़ा भाग है। क्या है? सबसे बड़ा भाग, डिस्क्रिप्टिव भाग है, सबसे बड़ा भाग है ये। ठीक है। और इस इतिहास को लिखने के लिए उन्होंने क्या किया है? प्रत्यक्ष दर्शन, अपने व्यक्तिगत ज्ञान मतलब अपनी सूझबूझ का भी इस्तेमाल किया है। व्यक्तिगत ज्ञान का मतलब हो गया अपनी खुद की समझ का इस्तेमाल किया है, प्रत्यक्ष दर्शन का इस्तेमाल किया है, प्रत्यक्ष दर्शन से संग्रह साक्ष्यों का आधार बनाया तथा कविपय तत्वों का मतलब क्या होता है? कवि से रिलेटेड। जो पहले के लोग तो ज़्यादा कविताएं लिखते थे, कवि हुआ करते थे पहले के लोग, तो कवि के रूप में जिन्होंने कुछ कहीं भी लिख दिया तो उस टाइम के अवेलेबल जितने भी ग्रंथ रहे होंगे तो उनको पढ़ते। कवि क्या करता है? ये खुद क्या है? कल्याण कौन है? कवि है ना। उन्होंने जो भी ग्रंथ लिखा है अपना, वो किसके फॉर्म में लिखा है? काव्य के फॉर्म में लिखा है। तो इस किताब को ज़्यादा फेमस क्यों किया गया? क्योंकि इसने काव्य को लिखा तो है, लेकिन इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल वे में अपनी काव्य को लिखने की कोशिश किया। काव्य तो पहले भी लिखते थे पहले के लोग। अब ऐसे कई लोगों का ये मानना रहा है, कई लोग अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब पहले की जो अभी जैसे आपने ब्रिटिश काल का टाइम पीरियड देखा होगा, उस टाइम जब ब्रिटिश वाले लोग आए, उन्होंने क्या इंडियन लोगों पर एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि इंडियन लोगों को क्या नहीं आता है? इतिहास लिखने की कला ही नहीं आती है। क्या नहीं आती है? इनको इतिहास लिखने का एक ब्रेन होता है ना, थॉट होता है। जैसे हम साइंस बनाते हैं, एरोप्लेन बनाना है तो एरोप्लेन बनाने के तरीका है ना, आर्ट। मतलब एरोप्लेन कैसे बनाएंगे? आप फिजिक्स को समझना पड़ेगा। विदाउट फिजिक्स समझे आप एरोप्लेन नहीं बना सकते, यानी कि आपको न्यूटन को लॉ को पढ़ना पड़ेगा। समझ गए ना आप? तो ऐसे ही मतलब उन्होंने कहा कि इतिहास लेखन की परंपराएं होती हैं, तरीके होते हैं, उसके पैटर्न्स होते हैं। तो जो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज जो लोग थे, उन्होंने इस हमारे लोगों पर आरोप लगाया कि आपको इतिहास लिखने की कलाएं नहीं आती है। तो उस टाइम पर हो सकता है कई लोगों को ये इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं रही होगी, इनकी किताबें नहीं मिली, किनकी? ये राजतरंगिणी लोगों को नहीं पलने पड़ी होगी, नहीं समझ में आ रहा होगा। तो उस टाइम उसके बाद में किसी ने इसको पढ़ा लिखा समझा, तो फिर देखा कि भाई देखो हमारे पुराने लोग राइटरों ने इसको इतिहास लेखन की कला आती थी। आप ये हम पे आरोप नहीं लगा सकते कि हमको इतिहास लिखना नहीं आता है। चाहे हमने काव्य की भाषा में लिखा, लेकिन हमने इतिहास लिखा, इसलिए इस किताब को क्या दर्जा मिला है? एक इतिहासकार के रूप में दर्जा मिला है। ये क्लियर हो गया आपको? क्लियर हुआ? चलो तरंगिणी के तरंगों के लेखन में जो बात ध्यान देने योग्य है वो ये है, वृत्तांत का बदलता स्वर। पहले खंड में रचयिता जो कि ब्राह्मण है, एक मंत्री का पुत्र है तथा संस्कृत का विद्वान है, एक स्त्रीवर बनाता है जो कि उसके दृष्टिकोण से एक आदर्श विश्व था, जिसमें पुत्र अपने पिता के उत्तराधिकारी होते थे, जिसमें वर्ण एवं लैंगिक श्रेणी की परंपरा को कठोरता से पालन किया जाता था। हालांकि अगले 2 खंडों में वह विस्तार से बताता है कि इन नियमों का उल्लंघन कैसे हुआ। जैसे कि कल्याण बोलते हैं, मतलब इससे उनकी जब किताबों को पढ़ते हैं तो हमको ये मालूम पड़ता है कि जो पहले की परंपरा हमारी रही हैं कि जैसे उसका बेटा, बाप जो कौन था? मंत्री था, तो मंत्री पद से उसके बेटे को भी मंत्री पद मिलेगा। समझ रहे हो? राजा का बेटा राजा बनेगा। ये चाहता तो अपने पद को भी हासिल कर सकता था, लेकिन और ये जो है हालांकि ऐसे 2 खंडों में ये विस्तृत रूप में बताया है कि इन नियमों का उल्लंघन कैसे हुआ। ये नियमों का उल्लंघन क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने इन नियमों को ध्यान नहीं दिया और वो क्रिटिसिज्म वाला कॉन्सेप्ट उनके मन में देखने को मिला। क्रिटिसिज्म कॉन्सेप्ट क्यों आया इनके मन में? क्योंकि हिस्टोरिकल जिसका माइंड होगा वो ना तो पद का लालची होगा, क्या नहीं होगा? पद का लालची नहीं होगा ना, तभी तो हम इतिहासकार बोलेंगे। अगर तुमने बाप ने अगर मंत्री हो गया और बच्चा उसका मंत्री बन गया तो आपने उस भी पद को संभाल लिया, ये भी कह सकते हैं इसको।
जो मैं रीड करता हूँ क्या आप समझ पाते हैं उसको? थोड़ा तेज पढ़ता हूँ, शायद रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती होगी। क्लियर समझ में आता है आपको? जो मैं रीड करता हूँ समझ में आ जाता है? ठीक है, क्योंकि एक रीडिंग का अलग अलग होता है ना, सबका अलग अलग समझने का तरीका होता है। हालांकि अगले 2 खंडों में वह विस्तार से बताता है कि इन नियमों का उल्लंघन कैसे हुआ। खंड आप किसकी बात बता रहे हैं? कहां पर, कौन सा खंड? जो आप अभी खंड क्या मतलब परिचय बता रहे हैं या फिर ये इसके अंदर बता रहे हैं? नहीं, इसी के बारे में ही है एक्चुअली। मैं अभी आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप समझ में आएगा आपको। मैं एक्चुअली में लाया हूँ कहीं से किताब से, कुछ कंटेंट लाया हूँ इकट्ठा करके, उसको पढ़ रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको समझ में आएगा कुछ। गर्मी लग रही है ना? गर्मी आ रही है। अच्छा, ये स्टार्ट हो। कल्याण के लेखन से जो बात बेजोड़ बनाती है वह है इसका आरंभ में ही उन स्रोतों को बताना जिनकी मदद से राजतरंगिणी के लेखन में आगे बढ़ा, जिसमें धर्मांध में संबंधित शासकीय तथा राजकीय उद्घोषणाएं, प्रशस्तियां तथा गुणगान तथा शास्त्र शामिल हैं। राजतरंगिणी के विषय वस्तु सम्यक है। सम्यक क्या मतलब क्या होता है? हाँ, राजतरंगिणी की विषय वस्तु सम्यक है। सम्यक, सम्यक का मतलब होता है बैलेंस, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी। सुना है? सम्यक का मतलब होता है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? बैलेंस वे में होना चाहिए। सूझबूझ के द्वारा किया गया कोई भी कार्य सम्यक कहलाएगा। तो उसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है? सम्यक है। ठीक है, अगला एक टॉपिक और आगे देखते हैं, इससे आपको क्लियर होगा। एक्चुअली मैं ये इसमें हाँ एक अगला टॉपिक पढ़ते हैं, एक्चुअली इससे क्लियर होगा आपका। राजतरंगिणी की विषय वस्तु सम्यक है। इसमें कश्मीर की उत्पत्ति पौराणिक मनु वैष्णव की परंपरा अनुसार वर्णित है। पौराणिक शासकों के उन्नतर मातृगुप्त एवं विक्रमादित्य द्वितीय, कुषाण, हूण, मौर्य, अशोक, कारकोटक शासन आदि का इसमें पूरा इतिहास वर्णन है। कौन कौन सा इतिहास वर्णन है इसके अंदर? कारकोटा का इतिहास वर्णन है, कुषाण, हूण, मौर्य, अशोक, ये सब के टाइम पीरियड मालूम है आपको? कौन कौन सा टाइम पीरियड की बातें हैं ये? हूण कौन से टाइम का है और कुषाण कौन से टाइम का है? टाइम पीरियड मालूम है इसका? लोकेशन हाँ, अशोक का टाइम पीरियड कब माना जाएगा? बीसी के आसपास। ठीक है, 2000 बीसी के 200 बीसी के आसपास का है, समझ रहे हैं? 200 बीसी के आसपास का उसको टाइम पीरियड है। और उसके बाद में कुषाण लगभग 1st सेंचुरी के आसपास का टाइम पीरियड है। कुषाण का जो टाइम पीरियड है 1st से 2nd सेंचुरी के आसपास में, पहली या दूसरी शताब्दी के आसपास का टाइम पीरियड है इसका। ठीक है, चलो इसको आप डिटेल में आप पढ़ेंगे, मैं उसको कंटेंट आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो एक मैं तो स्टोरी बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर तो आपको डिटेल में ये जो मैं आपको ये नोट्स में मिल जाएगा आपको। मैं तो समझा रहा हूँ, स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली में ये क्या है। बाकी का आप इसको पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या पौराणिक कथाओं के बारे में भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कश्मीर के इतिहास को कुछ लोगों का ये मानना है एक्चुअली में, हाँ मैंने अभी देखा, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कश्मीर की जो कहानी लिखी गई है वो पौराणिक किताबों से प्रभावित होकर के लिखी गई है। कुछ ऐसा भी इसमें देखने को मिलता है। मतलब जैसे कभी पहले के लिखते थे ना, नॉर्मल कोई भी काल्पनिक कहानी के तौर पर लिखते हैं, कई लोग इसको इतिहास भी नहीं मानते हैं, आज भी नहीं मानते। कई लोग तो आज कुछ लोग इसको समर्थन देते हैं, कुछ लोग इसको आज भी इतिहास मानने के लिए तैयार नहीं है। वो क्यों नहीं मानते इतिहास? कुछ लोग इसको इतिहास मानते हैं और कुछ लोग इसको इतिहास आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों?
क्योंकि कुछ इसमें ऐसे फैक्ट और ऐसी चीज़ें भी लिखी गई हैं, जैसे पौराणिक चीज़ों को आप ले लेंगे तो उसको इतिहास की दृष्टि में नहीं डाला जा सकता। हाँ, कुछ चीज़ों को आप इतिहास की दृष्टि में डालेंगे तो कुछ चीज़ें तो छूट गई ना आपकी। और इतिहास में आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो फैक्ट होना चाहिए और सच्चाई होना चाहिए। हाँ हाँ, तो वो तो हर जगह पर कॉन्ट्रोडिक्शन है। वो तो बुद्ध के जन्म को लेकर के लोगों में कॉन्ट्रोडिक्शन है, महावीर के जन्म को लेकर भी लोगों में कॉन्ट्रोडिक्शन है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के क्या बोलते हैं, चाणक्य के जीवन को लेकर के बहुत सारे लोगों में कॉन्ट्रोडिक्ट है, तो होता ही है नॉर्मली। तो कई लोगों के अलग अलग लोगों के तो पौराणिक कथाओं से संबंधित भी इसमें थोड़ा सा जानकारी, यानी कि पौराणिक जो राजा रहे होंगे या कुछ घटित घटनाएं रही होंगी उसके बारे में भी थोड़ा सा इसमें। सर, इसमें बताया गया कि महाभारत के जो पांडव के सबसे छोटे भाई हैं, सहदेव। हाँ, सहदेव। उन्होंने यहाँ पे राजवंश, सबसे पहले राजवंश स्थापित किया। और तब कश्मीर का नाम कश्यप मेरु। हाँ, कश्यप मेरु, बिल्कुल। हाँ, ये भी है, इसमें पढ़ेंगे आगे, बिल्कुल सही बात। तो अब क्या इसको हम रामायण से महाभारत से कनेक्ट कर सकते हैं? तो अब जो आदमी महाभारत से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो फिर वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में थोड़ा डाउट करना शुरू करेगा। महाभारत, आप करेक्ट, क्या बोला, क्या नाम है आपका? सोनाक्षी। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो आज भी महाभारत को हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं है, और जब आप उसमें आप इसको, जैसे आपने बोला ना कश्यप वाला जो नाम लिया, तो उसको आप इसमें मेंशन कर देंगे तो सामने वाला इसको स्त्री नहीं मानेगा। नहीं मानेगा ना, नहीं मानेगा। इसको क्या बोला जाता है, रामायण और महाभारत को एपिक्स बोला जाता है। एपिक्स में और इतिहास में क्या फर्क है? करेक्ट, सही बोला इन्होंने। इतिहास के लिए साक्ष्य की जरूरत होती है और एपिक्स के लिए आप अपनी काल्पनिक कहानी भी उसमें मेंशन कर सकते हैं। आप बिल्कुल स्वतंत्र है कुछ भी लिखने के लिए। नोवेल नहीं लिखते, कहानियां लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं। काल्पनिक कहानियां नहीं होती है, शेर बंदर की कहानियां नहीं होती है। हाँ, करेक्ट, क्या बात है। देखो कितना अच्छा जवाब दे रही है, शाबाश सोनाक्षी। आप कहाँ पढ़ते हो इसको, आपका थॉट एकदम क्लियर है, एकदम बहुत अच्छी से। देखो आप सब लोग मानते हैं इस बार को, माइंड में आइडिया में क्लैरिटी है, क्लैरिटी है। आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, क्या बात है, एकदम क्लियर आंसर दे रहे हैं, क्लियर एकदम। क्योंकि हो सकता है कि उस ज़माने में सोसाइटी, समाज को हम कई बार कहानियों को समझाने के लिए या समाज को कंट्रोल करने के लिए हम नियम कानून या कहानियाँ गढ़ते हैं सोसाइटी को। जैसे बच्चों को नहीं बोला जाता है उधर भूत है, अब वो आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा। माँ नहीं बोलती बच्चों को बेटा गब्बर आ जाएगा, तो क्यों बोला? गब्बर कोई नहीं है, उसको भी, माँ को भी पता है और लोगों को भी पता है। वो बोला क्यों गया? उसको कंट्रोल करने के लिए, समझ गए? तो एपिक्स का मतलब भी यही होता है, उपन्यास का मतलब भी यही चीज़ सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है। सर, लेकिन इसका एविडेंस तो है ही, कितने सारे एविडेंसेस हैं महाभारत के। अच्छा, एविडेंसेस हैं, बताइए कहाँ पर एविडेंसेस हैं? सर, कितने सारे। अब इसमें कंट्रोवर्सी हो जाएगी। देखो वीडियो जो रिकॉर्डिंग, आर यू गेटिंग, है ना? लेकिन हाँ बोलिए आप। हाँ। सर, कितने सारे पुराने मंदिर है जिसपे पूरा ऐसे दिखाया गया है कि महाभारत हुई थी, एक्चुअली में हुई थी, और जो डेट और टाइमिंग है वो भी तो सारी चीज़ें मेंशन की गई है। देखो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है, महाभारत और रामायण, इसके ऊपर बहुत सारे विद्वान लोग, इतिहासकार, बहुत बहस चल रही है इसके ऊपर। हम तो नॉर्मल अभी समझ रहे हैं यहाँ पर, हमारा तो कोई बस की बात है नहीं इसको समझने की, लेकिन फिर भी हम अपनी इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, हर अंदाज में कह सकते हैं। लेकिन इसका कोई एविडेंसेस लोगों को अभी तक नहीं मिलते हैं, तभी तो एपिक्स की कैटेगरी में इनको रखा गया है। समझ
हाँ तो अगर महाभारत नहीं हुई तो फिर वहाँ पे कृष्ण जी का कोई रोल ही नहीं, फिर तो भगवान भी नहीं है। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसलिए इस पर कोई आदमी ज़्यादा बहस नहीं करता है, कोई इस पर कोई ज़्यादा बोलता नहीं है। लेकिन जहाँ पर लॉजिक होता है, देखो अभी हम कल पढ़ रहे थे ना हेटेरोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स, समझ गए ना, कुछ कारण था ना, क्या बोला आपने, देखो कितना बड़ा लॉजिकल बात बोल दिया कि वो भी नहीं है। हाँ सर, जब महाभारत नहीं है तो महाभारत सबसे बड़ा रोल तो कृष्ण जी ने किया है। फिर अगर महाभारत है तो कृष्ण जी भी नहीं, तो भगवान है ही नहीं। हाँ यही नहीं, देखिए कितना, देखो लॉजिकल माइंड कैसे घुमाया है इसने। एक्चुअली में यही प्रॉब्लम भारत में हो रही है, और इस ग्रंथों को लेकर के बहुत बड़ा प्रॉब्लम लोगों में है। ये एक्चुअली में जिस आदमी ने लिखा, कई लोग तो ये कहते हैं कि हमारे भारत में तुलसीदास ने जो रामायण लिखी है, कालिदास ने जो रामायण लिखी है, बहुत ही भयंकर ब्रेन है। वाल्मीकि जी ने अलग, मतलब रामायण के भी इतने अलग-अलग पार्ट्स हैं, उसमें भी डिफरेंट स्टोरीज बना रहे थे। जो साउथ में रामायण लिखी गई है उसमें कुछ और स्टोरीज है, जो दूसरी कंट्रीज में नेपाल में रामायण लिखी गई है उसमें कुछ अलग स्टोरीज है, जो थाईलैंड में रामायण लिखी गई है उसमें कुछ अलग स्टोरीज है। हर स्टोरी में मतलब हर रामायण में अलग-अलग इवेंट है, तो एक तो प्रूफ है ही। तो अब रामायण कितनी है मालूम है आपको? भारत में 350 के आसपास रामायण है, उनके वर्जन अलग अलग हैं। जब वर्जन अलग अलग है रामायण के, तो हम किस रामायण पे विश्वास करें? इसका मतलब तो ये नजर आता है, जैसे अभी क्या नाम है आपका, रश्मि ने बोल दिया तुरंत कि अब वो भी नहीं है, समझ रहे, राम मतलब महाभारत नहीं है, इसका मतलब वो सारी जो घटना है सब झूठ है, यही मतलब कह रहे हो? तो अभी जो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा था मैं, क्या बोल रहा था? यही महाभारत रामायण के बारे में। हाँ। 300 से ज़्यादा रामायण है। खास और एपिक्स में क्या फर्क है? अभी कुछ बोलने वाला था, एक्चुअली भूल गया मैं। हाँ 300 रामायण, हाँ मैं एक्चुअली 300 रामायण। जब 300 रामायण में से हम किस रामायण को माने, किस पर विश्वास करें? और 300 रामायण से पूरा भारत कंट्रोल भी हो रहा है, मानते हो? कैसे कंट्रोल हो रहा है बताइए? हमारा देश आज भी रामायण और महाभारत से कंट्रोल होता है, भारत सरकार भी चलती है, संविधान भी चलता है, लेकिन हमारा रामायण महाभारत भी हमारी देश की जनता को कंट्रोल करता है। ये बात मानते हैं इस बात को? कैसे कंट्रोल करता है? सर, क्योंकि हमारे जो भारत में ज़्यादातर लोग ना हिंदुत्व की तरफ ज़्यादा है, जब से मोदी जब से आए तब से ज़्यादा हिंदुत्व आ गया है। हाँ वो लोग अपने पीछे का जो भी चल रहा है कल्चर, वो चीज़ नहीं छोड़ते। हाँ। जैसे वो फॉलो करते हुए आ रहे हैं नई चीज़ें, तो रामायण वगैरह सब चीज़ें। तो जैसे आपका ही वैलिडिटी प्रूफ दे रहा है, जो उन्होंने सोनाक्षी ने बोला, क्या बोला कि 300 वर्जन है रामायण के, 350, तो अब किसको सही माना जाए? इसका मतलब तो आपस में एक दूसरे पर अटैक करेंगे, बोल कि मेरी रामायण अच्छी है, वो कह रहा है मेरी रामायण अच्छी है, वो मेरी रामायण अच्छी है। सर, एक रामायण में हनुमान जी को ब्रह्मचारी बताते, तो एक रामायण में बोलते हैं कि हनुमान जी जो थे वो ब्रह्मचारी नहीं थे, मतलब उनकी शादी भी हुई थी, वो शादी तो उनकी वैसे हुई है, पर वो ब्रह्मचारी ही थे। मतलब अलग-अलग एक्चुअली में वैसे नहीं बोलते, अलग-अलग वर्जन्स में जो लिखा हुआ है वो बता रहे हैं। देखिए, इस पर हम जो नॉर्मली देखो बुद्धिमान से जो यहाँ पर जो बातें होंगी, हम जब बुद्धिमान लोग बैठ के बातें करते हैं तो लॉजिक का इस्तेमाल करेगा, और जो वैसे लोग होते हैं वो झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं। तो जो इंसान तार्किक लॉजिकल बातें करेगा, कोई विरोध करना है तो आप लॉजिक से करिए, और घंटों बातें करिए, 4 घंटे बात करिए, डिबेट करिए, डिस्कशन करिए। लेकिन जहाँ पर बहस होने लग जाती है वहाँ झगड़ा होने लग जाता है। सर, वैसे तो जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया तो उसमें कितनी इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो तो जली गई थी, तो आज से ज़्यादा इतिहास का तो हमें पता क्यों नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल। इतनी सारी इंपॉर्टेंट बुक्स उस टाइम पे जल गई थी, और ऐसा भी माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने भी इतने सारे जो इतिहास के पन्ने थे ना जिसमें उनके बारे में पूरा लिखा गया था, वो काट दिए थे। तो पूरी तरीके से तो हमारे पास सोर्सेज नहीं है किसी चीज़ के लिए, तभी तो हिस्ट्री इम्पोर्टेंट बन जाती है। ठीक, बहुत बढ़िया, देखो अच्छा लग रहा है ना। और अब जैसे एपिक्स के बारे में, रामायण महाभारत, अब जैसे लोग इसमें ये भी हो सकता है 300 प्रकार की रामायण, अरे मैं इसको पर्सनली नहीं ले सकता ना, मैं किसी को, मैं ऐसा क्यों बोलूं कि मैं मानता हूं कि नहीं मानता? मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ना, मैं नहीं बोलूंगा। हिस्टोरियंस बोलते हैं, हम तो वही बात बोल रहे हैं। हम तो हिस्टोरिकल हैं, डिबेट चल रही है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे 300 प्रकार की रामायण है, 350 प्रकार की, तो एक्चुअली में 350 प्रकार की रामायण क्यों बनाई गई? एक रामायण क्यों नहीं थी? क्वेश्चन है, इस पर जवाब कौन देगा? इनके अलग अलग वर्जन क्यों बनाए जाते हैं? महाराष्ट्र में अलग है,
झारखंड में जाएंगे वहाँ अलग रामायण का वर्जन दिखा, साउथ इंडिया में अलग वर्जन दिखाई देगा, नॉर्थ इंडिया का वर्जन अलग है। ये वर्जन क्यों है? समाज को अलग अलग तरीके से लोगों की मेंटालिटी कल्चर के हिसाब से अलग अलग तरीके से कंट्रोल किया जाता है। साउथ इंडिया में आपने पेरियार का नाम सुना, पेरियार वो अलग ही कुछ बोलता है। ANK में था, उन्होंने तो कुछ और ही बना दिया था कि जो वो था ना, क्या कहते हैं, राम जी थे वो एक नॉर्थ के आर्यन थे जो द्रविड़ रावण थे, जो वो अटैक करने वाले थे, तो हमारे ऊपर अटैक है, इसलिए वो जो द्रविड़ मूवमेंट के चलते उन्होंने रावण के वो राम के पुतले भी जलाए, ऐसा करके उन्होंने अलग ही कुछ बना दिया था। हाँ, पॉलिटिकल मूवमेंट था। पॉलिटिकल मूवमेंट है। तो अब इसमें सच्चाई क्या है, कौन क्या है, देखो बोलने को तो कोर्ट में तो कोई नहीं जा सकता ना। कोर्ट में क्या चाहिए? सबूत चाहिए। तो सब आपस में बाहर लड़ते रहिए, आप भारी तो लड़ोगे, आप कोर्ट में तो सबूत चाहिए। आपको डिपेंड करना है कि मेरा जो है इसने कोई गलत बोल दिया, तो कैसे गलत माने? वो अलग अलग रामायण अलग लिख देगा, कोई 351 लिख देगा, कोई 52 लिख देगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कोई क्या कर सकता है उसमें? अभी 300 350 है ना मान लीजिए, तो कोई 50 अलग रामायण लिख देगा, उसी का वर्जन चेंज करके करेगा ना। कोई उस पर क्वेश्चन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भी सब अपने अंदाज में लिखेगा। बोले कि तुम्हारी रामायण अच्छी है तो मेरी भी रामायण अच्छी है, ठीक है ना। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव भी हो जाता है, कोई रावण को अच्छा मान रहा है तो कोई राम को अच्छा मान रहा है। एक्चुअली में रामायण महाभारत एपिक्स हैं, इनको एपिक्स की कैटेगरी में ही रखा गया। अभी भी लोग जो है इतिहास की कैटेगरी में इनको नहीं रखते हैं, लेकिन इनका एक मूल कारण ये अच्छा चीज़ है कि कोई भी कहानी हो, किताबें हो, उपन्यास हो, काव्य हो, ये सब कहीं ना कहीं हमको जीवन में सीख देता है। क्या है? लाइफ लर्निंग हमको देता है। ये बात तो मानते हो? रामायण भी हमारे हजारों करोड़ों लोगों का जीवन को कंट्रोल करती है, मानते हो इस बात को? जो हमको कानून कंट्रोल नहीं करता, उससे ज़्यादा कंट्रोल तो हमारा जो है रामायण और महाभारत हमको कंट्रोल करती है। मानते हैं इस बात को कि नहीं? किसको पाप करना है, किसको पाप बोला जाएगा, किसको अच्छा बोला जाएगा, जो नॉर्मल सीधे सच्चे लोग होते हैं उनको पता है कि हम ऐसा गलत करेंगे तो गलत हो जाएगा। वो कानून से ज़्यादा जो हमारे जो पुरानी रामायण महाभारत है उनमें जो किताबों में लिखा हुआ है, उनको जो जीवन यापन है, जो जीवन शैली है, उससे ज़्यादा डरता है वो। समझ गए? तो कहीं ना कहीं उसका अपना रोल है समाज को कंट्रोल करने के लिए, कानून का एक अपना रोल है। तो दोनों को ही लेके चल रहा है भारत में, आज भी दोनों चल रहे हैं, नहीं चल रहे? कानून भी अपना काम करता है, धर्म एक अपना काम करता है। अब रही बात लॉजिकल माइंडसेट वालों की, जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन कर लिया कि सर आप बताइए, मैं क्यों बताऊं? सर उससे तो और भी कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, अपने अपना ओपिनियन हम क्यों रखें? जब दो हिस्टोरियंस ने अपना मतलब ओपिनियन दे दिया है तो हमें तो कुछ पता ही नहीं, क्लैरिटी ही नहीं है। हम अपना ओपिनियन अपनी तरफ से थोड़ी ना रख सकते, क्योंकि ना हम हिस्टोरियन है ना कुछ। हाँ बिल्कुल एक एब्सोल्यूट ओपिनियन नहीं रख सकते। नहीं, एब्सोल्यूट नहीं रख सकते, वो तो है, डिस्कशन कर सकते हैं, डिस्कशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई हमारे पास जब तक फैक्ट नहीं है, हम ऑथेंटिकली हम नहीं बोल सकते। डिस्कस करने में कोई बात नहीं है, डिस्कस करने में क्या दिक्कत है? डिस्कशन होता है ना नॉर्मली, ठीक है, लेकिन आप फैक्ट नहीं बोल सकते। तो देखो अब पौराणिक कहानी के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। तो देखो अब इतना डिटेल हमारी बात कहाँ चली गई? रामायण महाभारत पर। इसको बोलते हैं डिबेट एंड डिस्कशन। ये कितना अच्छा होता है, माइंड इससे अलर्ट रहता है, एक नई चीज़ें, नया लॉजिक, नया थॉट्स हमारे पास आता है। अब पूरे भारत में ये भी एक अलग समस्याएं चल रही हैं। कई लोगों का ऐसा भारत में ग्रुप है, कुछ लोगों का, जो एपिक्स को ऐसे मानता है कि सिर्फ ये एक जीवन चलाने की एक प्रक्रिया है, समाज को कंट्रोल करने के लिए एक नैतिक ज्ञान है। क्या है? चाहे हम अपना कहानी के हिसाब से बना दिया हो, लेकिन लोगों का आज भी इस पर विश्वास नहीं हो पाता है कि इस तरह की जो कहानी लिखी गई है उनको हम रियल में कैसे माने। बट सर जो इतने सारे अलग स्टेट्स में जो भी जितने सारे एविडेंसेस है वो कैसे फिर सही है? अगर नहीं भी मतलब फिर उनको किस बिहाफ में ऐसा रखा गया कि हाँ ये इसका एविडेंस है? एविडेंस नहीं मानना है, होता है एविडेंस के रूप में उनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं ना लोग। तो फिर जाते क्यों? फिर वहाँ पे लिखा इतना बड़ा बड़ा वो इंस्क्राइब क्यों करके रखा हुआ है लोगों ने? कि बोलते हैं कि हनुमान जी के पैर 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 के में वो है, क्या कहते हैं, ऐसे तो राम सेतु का नाम, हाँ, राम सेतु का नाम दिया जा रहा है, राम सेतु का। रामेश्वरम मंदिर है। हाँ, रामेश्वर में। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है, इस पर डिबेट करना थोड़ा अलग कहानी हो जाएगी। इसके लिए
बैठने के लिए ना बड़े बड़े हिस्टोरियन ही आदमी बैठकर बात कर सकता है, हम लोग नॉर्मल आदमी नहीं कर सकते। नॉर्मल डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन बड़े लेवल प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे तो वही लोग कर सकते हैं। हाँ? रामायण मूवी है, इसमें तो मूवी भी बनी है। मूवी बनने से क्या होता है, मूवी तो कोई कुछ भी बना देता है। हॉलीवुड मूवी नहीं देखा, जो अमेरिका की मूवी होती है, क्या अलग ही दुनिया में ले जाता है, वो मंगल ग्रह पर ले जाता है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है वो। काल्पनिक जैसी मूवी आपने अंग्रेजी मूवी देखती हैं आप, जो बड़े जो है अमेरिकन मूवी, उसमें क्या होता है, वो एक अलग ही दुनिया बसा देता है, अलग ही दुनिया में आपको ले जाता है। जब रामायण और महाभारत पढ़ते हैं तो आपको जो रियल लाइफ है ना, उस दुनिया से अलग दुनिया में ले जाता है। पढ़ना कभी, हनुमान जी ने वो उठा लिया, समझ रहे हो, और उसने गदा ऐसे, समझ रहे हो, उसमें जो युद्ध चलता है, युद्ध को जो आप देखेंगे, रामायण को महाभारत को जब मैं देखता हूँ कभी, तो ऐसा लगता है दुनिया से मैं अलग दुनिया में चला गया हूँ। एक अलग इमेजिनरी वर्ल्ड है, चाहे वो रियल हो या क्या है हम पता नहीं, लेकिन आपको इस दुनिया से दूसरी दुनिया में एंटर करा देता है। और ऐसी आप अंग्रेजी मूवी देखोगे, फिल्मों को जो काल्पनिक दुनिया से द्वारा बनाई गई मूवी है, वो भी आपको एक अलग दुनिया में ले जा सकता है। तो जबकि क्या वो रियल है, नहीं है। तो ऐसे ही हो सकता है, कई लोग इस पर डाउट करते हैं, जब वो ऐसा बना सकते हैं भाई, जो जैसे आपने महाभारत लिख दिया, रामायण लिख दिया, तो इन्होंने मूवी बना दिया, कल बोलने लगेंगे ये मूवी बिल्कुल सही थी। क्या बोलेंगे, 100 साल बाद कहेंगे जो अमेरिका ने मूवी बनाई थी वो सही थी। है कि जो वहाँ पे उड़ीसा में जो मंदिर है उनका, जगन्नाथ जी का, वहाँ पे साइंस भी फेल हो जाता है। जो उनके झंडे ऊपर के दोनों मंदिरों के झंडे जो अपोजिट साइड, मतलब विंड के अपोजिट में। हाँ, वहाँ पे साइंस फेल है, तो इट मींस है ये सब चीज़ें। लोकेशन से ज़रूरत भी है। देखो, ये रिलीजियस मैटर होता है, इस पर बड़ा सेंसिटिव होता है, हर आदमी नहीं बोल पाता है। और बस ये कि लॉजिकल बातें बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो मैं किसी को वेरीफाई तो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने भी, वही तुम्हारा भी सही हो सकता है, मेरा भी सही है भाई, मैं हिस्टोरियन बड़ा तो हूँ नहीं। दोनों हो सकती है। अब इस बात का कोई प्रमाण नहीं है ना हमारे पास, जब तक प्रमाण नहीं है तब तक हम तो उसको एपिक्स ही मानेंगे। हम कैसे मानेंगे? तो अब आगे अगला टॉपिक थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, अच्छा डिस्कशन हो गया, अलग चीज़ों पर चले गए थोड़ा सा, है ना। चलिए, अच्छा, तो इसमें राजतरंगिणी में क्या किया, थोड़ा सा कश्मीर के इतिहास को जानने के लिए उन्होंने पौराणिक ग्रंथों का भी सारे को उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। पौराणिक ग्रंथों का भी सारा इसमें लिया है, ठीक है। और जो रियल में जो जैसे सम्राट अशोक का नाम लिया है, और कुषाण का, मौर्य, अशोक, कोरकाटा, ये तो रियल में थे ना। जब रियल में थे इसका मतलब इनके बारे में भी मेंशन किया है और पौराणिक कहानियों के बारे में भी मेंशन किया है। तो दोनों चीज़ों को तो कहीं ना कहीं जो उसका थोड़ा कुछ हिस्सा गलत हो सकता है, कुछ सही भी तो है। जैसे महाजनपद जो थे हमारे 16 महाजनपद थे, महाभारत में भी उनका वर्णन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें हम रियल लाइफ से इंस्पायर होंगी, उस चीज़ को रियल चीज़ से इंस्पायर होंगी, वो लिखकर कुछ चीज़ें उसमें फिक्शनल डाल दें, जिसकी वजह से पूरे स्टोरी में डाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका देखो, इतिहास इसको इसलिए मानते हैं, मेरी समझ में ये आया मुझे, क्या बोल, अच्छा, ओके, अटेंडेंस नहीं, वो नहीं, ये अपना पेज में से निकालना, एक पेज लिख दिया है, पेज में ही देना है आपको सबको अटेंडेंस। इसमें है या नहीं है? इसमें स्पेस नहीं है एक्चुअली, मैं दूसरे पेज में देना पड़ेगा। दे दिया। अब देखिए, इस पर एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में चल रहा है कि इनको इतिहास कुछ लोग इसलिए नहीं बोलते कि पौराणिक कथाओं के बारे में भी कोई डिस्कशन करते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है, अगर नॉर्मल तरीके से हम देखें तो इन्होंने कुछ ऐसे हिस्टोरिकल राजाओं के बारे में डिस्क्रिप्शन किया है जो सच बात है, जो उनके जीवन गाथा, उनके राजवंश के बारे में एक्सप्लेन करता है। और कोई भी आदमी जब किसी के राजवंश के बारे में एक्सप्लेन करता है तो कहीं ना कहीं वो हिस्टोरिकल फैक्ट में आ जाएगा, हिस्टोरिकल संरचना को आप कह रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो कुछ भी राजा इसमें रहे हैं कुछ लोग, तो उन राजाओं के बारे में क्या किया इन्होंने, उनके बुरे गुण और अच्छे गुण दोनों को दर्शाने की कोशिश किया है।
तो इससे क्या दिखता है हमको? तटस्थता, न्यूट्रलिटी दिखता, क्या बोलते हैं, बैलेंस वे में एक इतिहास को लिखा जाता है, किसी पक्षपात में आप नहीं है। इतिहास लेखन की कला होती है, पक्षपात आप किसी का नहीं करेंगे, जो आपको दिखेगा वही लिखेंगे। उसका एक नियम होता है, इतिहास लिखने का नियम यही है, न्यूट्रल रहना है। किसी भी राजा के, आपको जो गलत राजा है तो आप गलत ही राजा बोलेंगे उसको, उसकी जो है प्रशंसा आप नहीं करेंगे। तो ऐसा इसमें देखने को मिलता है जब इसको पढ़ते हैं, तो उनके दोनों, कई राजाओं के बारे में उन्होंने बड़ाइयाँ भी की हैं और कई राजाओं के बारे में उनके बुराइयाँ भी किया है, इसलिए इसको थोड़ा सा ऐतिहासिक एंगल दिया जाता है। आगे और थोड़ा देखते हैं। इसी आधार पर कुछ विद्वान कल्याण को प्राचीन भारतीय इतिहास मानते हैं, पर कल्याण का कवि प्रतिभा और उसके साक्ष्यों में पौराणिकता का बाहुल्य देखकर कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वह केवल कवि ही था, उसे इतिहासकारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जो अभी मैंने डिस्कस किया। क्या बोला? क्योंकि उन्होंने अपनी जो है वो क्या ना राजतरंगिणी, जिसमें पौराणिक कहानियों को भी डिस्क्रिप्शन कर दिया है, इस कारण से लोग कहते हैं कि भाई ये कोई इतिहासकार कैसे हो सकता है? आप पौराणिक काल्पनिक कहानियों को इसमें संरचना कर रहे हैं, उनको डाल रहे हैं, एक इतिहासकार का माइंड तो कभी ऑर्डर दे ही नहीं सकता है, दे सकता है? आज मैं कोई वर्तमान में किताब लिखूंगा, आप लिखेंगे तो कोई कहानी लिख देंगे आप उसको, कहानी को इतिहास में, और आप साइन भी कर देंगे उस पर? नहीं करेंगे ना साइन। कोई भी चीज़ जो फैक्ट हमारे पास नहीं है तो आप उस पर साइन कर देंगे। बुक का मतलब क्या होता है? यू आर साइनिंग। क्या कर रहे हैं आप? साइन कर रहे हैं ना, आप अपना कंसेंट दे रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने लिया है वो सब कुछ सही है और ऐतिहासिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। तो भाई आपने काल्पनिक कहानियों पर क्या कर दिया है? साइन कर दिया है, और उसको भी आपने किस कैटेगरी में डाल दिया है? इतिहास की कैटेगरी में डाल दिया है। इसलिए कई लोग क्या है, इसका विरोध करते हैं। क्लियर हो गया? एक पॉइंट क्लियर हो गया। कल्याण एक कवि था, उसका इतिहासकार, इससे जानने के लिए हमें उसके इतिहास दर्शन को समझना होगा। कल्याण का इतिहास दर्शन, अब इतिहास का दर्शन के बारे में वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। इतिहास दर्शन क्या कहता है इसका? भारत में इतिहास लेखन परंपरा के विकास के संदर्भ में प्राचीन एवं पूर्व मध्यकाल के मिलन बिंदु को महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जबकि देश के विभिन्न भागों में स्थानीय परंपराओं का समावेश लेखकों की व्यस्त कृतियों में हुआ था। इनमें कश्मीर, नेपाल, आसाम एवं गुजरात की इतिहास लिखने की शैलियाँ विशेष परिलक्षित की जाती हैं, जिन पर पूर्ववर्ती गाथा, नाराशंसी, आख्यान, इतिहास, पुराण का प्रभाव अवश्य है। ये समग्र रूप में पुरातन शैली की अपेक्षा इनके नवीन दृष्टिकोण के प्रति संदेह नहीं किया जा सकता। इन नवीन परंपराओं एवं मान्यताओं का सुंदर निर्देशन कश्मीरी कवि कल्याण की शैली है, जिसका निर्वहन राजतरंगिणी में हुआ है। क्या समझ में आया? ये पैराग्राफ पढ़ करके मैंने जो कुछ चीज़ पढ़ा यहाँ पर, कुछ समझ में आया आपको? क्या कहना चाह रहा है? नहीं पल्ला पड़ा, क्योंकि भाषा थोड़ा वैसी है ना, ऑफिशियल भाषा है ना, राइटिंग की भाषा है, थोड़ा सा टफ होता है, मुश्किल होता है, समझ में आता है। चलिए हम इसको अपनी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मैं अब इसकी थोड़ा व्याख्या करते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। भारत में इतिहास लेखन परंपरा के विकास के संदर्भ में प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन के मिलन बिंदु को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। मैंने इतिहास लेखन की जो परंपराएं रही हैं, कुछ होती है ना परंपराएं, जैसे कुछ ना कुछ लिखते ही रहे हैं, हमारे कभी भी अपने अंदाज में लिखते होंगे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। तो इसकी जो परंपरा कब से शुरू मानी जाती है भारतीय संदर्भ में? स्टार्टिंग पॉइंट हम कब से मानेंगे कि भाई हमारे मौर्य काल से इतिहास लिखा जा रहा था, या गुप्त काल से इतिहास लिखा जा रहा था, या फिर हमारा जो है कल्याण के हिसाब से ही स्टार्टिंग से ही लोग मानते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है इतिहासकार लेखन। तो इसके कुछ ऐसे लोग भी मानते हैं कि जो कल्याण ने अपना इतिहास ये लिखा, जो राजतरंगिणी लिखा, इसको लिखने के लिए उन्होंने जिन सोर्सेज का इस्तेमाल किया है उनमें 11 ऐसी और किताबें हैं
जिन किताबों का इस्तेमाल किया उनके अंदर भी उसने देखा है, कल्याण ने देखा है कि उनका जो किताबें हैं वो भी कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। समझ रहे हैं? चाहे भले इन्होंने पौराणिक कहानियाँ लिख दी हैं, इसमें भी गलतियाँ हैं थोड़ा सा, लेकिन ऐसा और भी 11 किताबें ऐसी मिली हैं जो किताबों में कहीं ना कहीं थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई देता है। समझ पा रहे हैं? तो भारत में इतिहास लेखन परंपरा के विकास के समय प्राचीन एवं पूर्व मध्यकाल के विभिन्न बिंदुओं को माना जा सकता है। प्राचीन एवं पूर्व मध्यकाल के मिलन बिंदु, पूर्व इसका मतलब क्या हुआ? एक 7वीं शताब्दी के आसपास। मिलन बिंदु का मतलब हो गया 7वीं शताब्दी के आसपास से ही ये इतिहास लेखन की चीज़ें हमें झलक दिखाई देती है। क्यों, किस आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि जो कल्याण ने राजतरंगिणी जो किताब लिखी है ना, उस किताब को लिखने के लिए 11 और भी किताबों का इस्तेमाल किया है और राइटरों का इस्तेमाल किया है। तो उन राइटरों ने क्या किया होगा? 7वीं शताब्दी के, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था, कुछ राज ऐसा था ना जो 7वीं शताब्दी के बारे में डिस्कस करता है, पढ़ाया था ना, एक राज था ना इसमें 7वीं शताब्दी की जो है जानकारी देता है। तो वो जानकारी भाई ये तो आदमी पैदा कब हुआ? 11वीं शताब्दी में। वो जानकारी कहाँ की बता रहा है? वो 7वीं शताब्दी की। तो 7वीं शताब्दी की जानकारी उसके पास कहाँ से आई? कुछ पुरानी किताबों के माध्यम से आई है, और उस 7वीं शताब्दी की जानकारी वो दे रहा है अपनी 11वीं 12वीं शताब्दी में। तो कहीं ना कहीं किसी बुक का, किताबों का सहारा ले रहा है नहीं ले रहा है? तो इससे ये पता चलता है कि भाई हम इतिहास लेखन की परंपरा को 7वीं शताब्दी से स्टार्ट मान सकते हैं, जिसकी जानकारी जो है कल्याण ने देने की कोशिश किया। इससे ये पता चल, लिंक कनेक्शन जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले तो लोगों को कल्याण के बारे में जानकारी नहीं थी, राजतरंगिणी, क्योंकि अंग्रेज हमको बोलते थे कि आपको इतिहास लिखना नहीं आता है। सीधा आरोप लगाते हैं। क्या बोलते हैं? कि आपको इतिहास लिखना नहीं आता है। इन लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं है। जैसे किसी को फिजिक्स की जानकारी नहीं है, किसी को केमिस्ट्री की जानकारी नहीं है। प्लूटोनियम जो एक है ना, परमाणु बनाया जाता है जिससे, वो किसने खोजा? जरूर थोड़ी ना भारत ने खोजा है, किसी और ने खोजा होगा। भारत ने हम क्या दिया? हमको 0 दिया। दुनिया यूज करती है उसको, दिया ना। तो हम प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके परमाणु बनाया कि नहीं बनाया? तो उन्होंने 0 का इस्तेमाल करके पूरा एरोप्लेन बना डाला। ठीक है? तो ऐसे ही कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि उन्होंने पुरानी किताबों का भी इस्तेमाल किया। इससे ये लिंक निकलता है कि 7वीं शताब्दी से इतिहास लेखन की पद्धति शुरुआत होती है। ये क्लियर हुआ? क्यों क्लियर हो रहा है? ये क्लियर क्यों हो रहा है? बताइए। ये लिंक कैसे कनेक्ट कर रहा है? जो था, मतलब जो थे वो 11वीं उसमें पैदा हुए थे, और उन्हें ये कैसे पता चला कि 7वीं शताब्दी से? क्योंकि उन्होंने जितने भी जो टेक्स्ट लिखे हैं वो अपने पहले के सोर्सेज, जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उन्हीं से हिस्ट्री लिखी होगी। हाँ, इससे हवा में नहीं लिखी हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो पुराने टेक्स्ट हैं उनको भी हम हिस्टोरिकल एंगल में कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये किताब का मिलना, राजतरंगिणी की जो किताब है, इसका मिलना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने। जो हमारे इंडियन इतिहासकार हैं, जितना भी जो राष्ट्रवादी इतिहासकार है, मार्क्सिस्ट इतिहासकार होता है, राष्ट्रवादी इतिहासकार होता है, तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों के लिए ये वाली जो बुक है राजतरंगिणी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफेंड देमसेल्फ। समझ गए? वो अपने आप को क्या कर पाते हैं? इस बुक के ताकत से ये कह पाते हैं कि आप कहते हैं कि आपको इतिहास लिखना नहीं आता, तो हम किससे क्या कर पाते हैं? डिफेंड कर पाते हैं अपने आप को कि भाई हमारे पास इतिहास लेखन की कलाएं थोड़ा बहुत थी, जो भी थी हमारी थी। अब पढ़िए, राजतरंगिणी को पढ़िए, इसमें सब मिल जाए। ठीक है? तो ये डिफेंड हमको करता है। ठीक है, अगला और पढ़ते हैं इसको। क्या हुआ? टाइम कितना हुआ? अच्छा, छठ पूजा है। कल छठ पूजा है ना? अच्छा, तो ये वाला टॉपिक किसके आपने पढ़ के आए थे? ये वाला कल्याण वाला जो मैं राजतरंगिणी वाला जो मैंने दिया था पढ़ने के लिए, ये किन्होंने पढ़ा? अच्छा, आपने नहीं पढ़ा। और सभी लोग पढ़ के आएंगे। आज का जो डिस्कशन क्लास था कितना अच्छा, सही समझ में आया? और आप इसको पढ़ के आते तो कितना अच्छा होता। तो मैंने इसलिए बोलता हूँ कि आपको क्या करके थोड़ा पढ़ के आना है। तो
तो फिर हमारी क्या वो लिंक जो होंगे ना क्लियर हो जाएंगे। पढ़ने को तो मैं रीड कर दूँ, कोई मैं बुक से पढ़ दूँ, उसमें बात उतना क्लियर नहीं हो पाता जितना हम डिबेट और डिस्कशन के माध्यम से चीज़ें हमारे माइंड में जल्दी बैठती हैं। चलो एक तो टॉपिक और पढ़ लें, एक हल्का सा है, क्या नहीं करना है? अच्छा छुट्टी करना है? नहीं, एक टॉपिक और मैं कर लेता हूँ। 5 से कितना एग्जैक्टली टाइम बताइए मुझे। 50 हो गए, 4:50। तो 10 मिनट और, ठीक है, 10 मिनट में और टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। एक टॉपिक इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जबकि देश के विभिन्न भागों में स्थानीय परंपराओं समावेश लेखकों की विशिष्ट कृतियों में छुपा हुआ था। इनमें कश्मीर, नेपाल, आसाम, गुजरात के इतिहास के लेखन शैलियों से विशेष परिलक्षित की जाती है, जिन पर पूर्ववर्ती गाथाएं, अध्ययन, इतिहास, पुराण का प्रभाव अवश्य है, पर सामग्री में पुरातन शैली की अपेक्षा इनके जीवन दृष्टिकोण में के प्रति संदेह नहीं किया जा सकता। इन नवीन परंपराओं एवं मान्यताओं का सुंदर वर्णन निर्दर्शन कश्मीरी कल्याण की शैली में है। मतलब ये राजाओं के बारे में जो कुछ भी एक्सप्लेन उन्होंने किया है, ये इनके दर्शन के, इनकी लेखनी में जो है झलकता है, यानी कि इतिहास के पर्सपेक्टिव को देखने को मिलता है। यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगला और पढ़ते हैं। राजतरंगिणी के अनुशीलन से पता चलता है कि कल्याण ने इस ग्रंथ के लेखन में अपने पूर्वापर एवं समकालीन स्रोतों जैसे चिट्ठियाँ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, चिट्ठियाँ, जनादेशों, अभिलेखों, मुद्राओं, प्राचीन स्मारकों तथा राजकीय अभिलेखों जैसे साक्ष्यों में सुरक्षित राजबलियों एवं वंशावलियों का प्रयोग किया है। अपनी इस कल्याण राजतरंगिणी को लिखने के लिए किस किस का इस्तेमाल किया उन्होंने? देखिए यहाँ पर लिखा है, शासन देशों, अभिलेखों, अभिलेख तो समझते हो, शासन देशों, अभिलेखों, मुद्राएं, उनका इस्तेमाल किया है। प्राचीन स्मारक जो भी लिखे होंगे उस टाइम पे, हाँ मॉन्यूमेंट्स, बिल्कुल इंग्लिश में आपका इंग्लिश मीडियम होगा, हाँ ठीक है। हाँ कई हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होती है, मैं भी कई बार हिंदी में पढ़ने में मुझे भी दिक्कत होती है, कई वर्ड इतना अलग होते हैं। तो मुद्राओं, प्राचीन स्मारकों तथा राजकीय अभिलेखों, राजकीय अभिलेख क्या होता है? जो गवर्नमेंट के द्वारा अभिलेख, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए, तो उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपनी राजतरंगिणी किताब को उन्होंने लिखा। राजकीय अभिलेख का मतलब, हाँ अभिलेख नहीं होता है जैसे हाँ वही अभिलेख वही होता है। अरे उस काम नहीं, जैसे कल्याण के टाइम से पहले भी राजा रहे होंगे, उन्होंने कुछ अपने राज्य शासन काल में कुछ बनाया होगा, पार्क बनाए होंगे, सम्राट अशोक ने अपने उस जमाने में बनाए होंगे, तो वो कहीं ना कहीं पत्रों पर कुछ चीज़ें लिखी हुई होंगी, तो उनका इस्तेमाल भी इन्होंने किया है। समझ गए आप क्या इस्तेमाल किया है? तो हाँ राजकीय अभिलेखों का इस्तेमाल किया है, आर्कियोलॉजिकल चीज़ों का भी इस्तेमाल किया, यही कहना चाह रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल चीज़ों का भी इस्तेमाल किया है। उन्होंने पौराणिक कथाओं का भी इस्तेमाल किया है, समझ गए, उन्होंने अभिलेखों का इस्तेमाल किया, कॉइन्स को इससे तभी तो हम कह पा रहे हैं कि हिस्टोरियन है ये, क्योंकि उन्होंने अभिलेखों का इस्तेमाल किया, मुद्राओं का इस्तेमाल किया, हाँ, और उन्होंने पौराणिक कहानियों का भी इस्तेमाल किया। हाँ तो अब वो आप अपनी इंटरप्रिटेशन जिसको दे, इसमें डिबेट चलती तो है, सब लोग अलग अलग व्याख्या देते हैं, है ना, कई लोग इसको नहीं मानते हैं हिस्ट्री का, बोले कि नहीं है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि पूरी तरीके से नकारा भी नहीं जा सकता,
क्योंकि हमें हिस्टोरिकल फैक्ट भी दिखते हैं, दिख रहे हैं ना इसमें, कुछ राजाओं के वंशावली के बारे में बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हिस्टोरिकल फैक्ट तो है हमारे पास, तो आप नकार ही नहीं सकते इसको। पहली ऐतिहासिक किताब किसने बोला है? हाँ बोला है इसमें, अब कई राइटरों ने बोला है ना इसको, सारे ने नहीं बोला, कुछ लोगों ने बोला है, कुछ हमारे कुछ राइटरों ने बोला, उसका मैं राइटरों का नाम इसमें आपको पढ़ोगे उसमें मिलेगा आपको, है ना, ठीक है, वो अभी आगे कई लोगों ने बोला है। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है, जो इतिहासकार के रूप में इसको नहीं मानते हैं, तो डिबेट है ना, किसने बोला किसने नहीं बोला, एक फैक्चुअल पॉइंट हो गया ना ये तो फैक्चुअल आप किताब में जो मैं इस कंटेंट दूंगा उसमें भी आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। कल्याण के इन स्रोतों का उल्लेख अपने ग्रंथ के आरंभ में श्लोकों में किया है। कुछ स्रोतों की वह आलोचना भी करता है, जैसे सुब्बद, हेमेंद्र की कॉनिकल, मतलब इसमें जो अपने स्रोतों के मतलब श्लोकों के आदाब, श्लोक मतलब समझते हो, श्लोक छंद बोलते हैं, छंदों के माध्यम, संस्कृत छंदों में लिखी जाती है ना, श्लोकों में छंदों में लिखी जाती है, तो उन श्लोकों में ये भी कहते हैं कि कुछ जो पहले की पुरानी की राइटिंग थी, राइटर थे, जैसे हम पिछले क्लास में पढ़ा था कामिंदगी है, तो कामिंदगी में क्या देखा हमने, वो ज़्यादातर क्या नहीं करते हैं, क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, देखा ना, क्या नहीं करते हैं, वो क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, लेकिन ये राजतरंगिणी में ऐसा नहीं दिखाई देता है, ये डायरेक्टली किसी को क्रिटिसाइज भी करते हैं, वो कवियों को क्रिटिसाइज करते हैं, पुरानी किताबों को क्रिटिसाइज करते हैं, तो जहाँ क्रिटिसिज्म आ जाएगा तो वहाँ पर एक मतलब बैलेंस बात करने वाला इंसान है, और जो बैलेंस बात करने वाला है, जो भी किताबें लिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल माइंडसेट उसके पास है, इस सबूत के तौर पर एक माना जा सकता है। एक सेकंड बस अब थोड़ा सा इसको कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद छोड़ता हूँ, एक पैराग्राफ कंप्लीट करना है। डॉक्टर्स बाराम के अनुसार कल्याण ने अपनी पूर्ववर्ती 11 इतिहासकारों एवं नीलमत पुराणों का उपयोग किया है। 11 डॉक्टर बराम के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि उन्होंने 11 किताबों का इस्तेमाल किया है, जो मैं पहले भी बोला ना आपको, तो वो किसने बोला है कि ये भाई कि 11 किताबों का इन्होंने इस्तेमाल किया है, ये इनको कहाँ से पता चला, डॉक्टर बराम को कैसे पता चला, क्योंकि बराम ने इस तरंगिणी को पढ़ा होगा, इसमें कहीं उनके बारे में मेंशन होगा कि ये किताब से मैंने ये लिया है, ये किताब से मैंने ये लिया है, तो उनको पूरा एनालिसिस करने के बाद में इसने ये बात बोली है कि इसने 11 किताबों का इस्तेमाल किया है, ठीक है। उसने केवल तथ्यों के संग्रह और तिथि क्रमों को ही विवरण का आधार नहीं बनाया, बल्कि मंदिरों एवं मठों के रखे गए संलेखों, अभिलेखों एवं प्रस्तुतियों का भी उपयोग किया है। मतलब तथ्यों का ही इस्तेमाल नहीं किया है। तथ्यों का मतलब होता है कि पूरा जो कोई किताबें लिखूंगा मैं सब तथ्यात्मक होगी, मैं एक लाइन भी लिखूंगा वो उसका फैक्ट होना चाहिए, काल्पनिक चीज़ें मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। तो इन्होंने तथ्यों का भी इस्तेमाल किया है और कुछ जो है वैसे इधर उधर मिल गया जहाँ फैक्ट नहीं है उनका भी इस्तेमाल किया, जैसे पौराणिक कहानियों का, मंदिरों का इस्तेमाल किया है, ठीक है, मठों का इस्तेमाल किया है, मठों में कोई घटनाएं होती होंगी या कोई परंपराएं रही होंगी उनको भी उन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। अपने वर्तमान टाइम की लाइफ टाइम का कुछ भी रहा होगा या किताबों में कोई मेंशन रहा होगा तो उसको भी उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। बस कंप्लीट हो रहा है। प्राचीन मुद्राओं, मौखिक एवं लिखित तत्कालीन हिंदू जीवन में प्रचलित परंपराओं जैसे ललितादित्य की मृत्यु 769 से संबंधित परंपरा
यशस्वर्कर की मृत्यु, मतलब दो राजाओं की मृत्यु के संबंध में भी ऐसा कुछ हमको जानकारी मिलती है कि दो राजाओं के जीवन के बारे में भी उन्होंने बिल्कुल फैक्चुअल लिखा है। इससे ये पता चलता है कि उन्होंने हिस्टोरिकल कोई पॉइंट्स लिखे हैं। ये क्लियर हो गया? चलो ठीक है, अब चलते हैं। अटेंडेंस हो गया आपका सबका? ठीक है।